नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। संसद के मानसून सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ है। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है। वहीं विनेश मामले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, वक्फ विधेयक 2024 पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण है और मनमाना विधेयक है। दोनों जो है ये मनमाने हैं। इस विधेयक को लाकर केंद्र सरकार राष्ट्र को एकजुट करने का नहीं बल्कि विभाजित करने का काम कर रही है। यह विधेयक इस बात का प्रमाण है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री आपको बता दें किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया है। इस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के संन्यास पर भी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारा विनेश फोगाट से अनुरोध है कि विनेश जी, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप हौसला रखिए, देश आपके साथ है। एक बार फिर आप दुनिया के पहलवानों को चित करके तिरंगा लहराएंगी। पूरे देश की भावनाएं जो हैं वो आपके साथ हैं। वहीं विपक्ष के रवैये की राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने निंदा की और कहा कि कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम सांसदों को संसदीय मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। संसदीय मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं को आगे बढ़ाने का विषय है, जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तो यही कहती है ना कि जो इससे संबंधित पक्ष हैं, इसलिए मुस्लिम वक्फ है तो मुस्लिम संबंधित होंगे, तो उनके संगठनों से वार्ता कर लेनी चाहिए। उनसे समझ लेना चाहिए कि ये गुण दोष के आधार पर कितना उचित बना है। इसके अलावा उन्हें बात करनी चाहिए सारे विरोधी दल के नेताओं की बैठक बुलाकर, उनके विचार जान लेने चाहिए। चलिए, कम से कम अपने जो सहयोगी दल हैं, जिनके पाए पे टिकी है सरकार, नीतीश जी से बात कर लें बिहार में जेडीयू से, नायडू जी से बात कर लें आंध्रा में, तब लाए ना। सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा हुआ है। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें वक्फ का जो कानून सरकार लेके आई है, विधेयक लेके आई है, उसके अलावा विनेश के जो मामले पर भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अखिलेश जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि जब वक्फ संशोधन विधेयक जलाया जाएगा तो दोनों सदनों में हंगामा जरूर होगा, क्योंकि विपक्ष का रवैया पहले से ये तय हो चुका था कि इस बिल का वो विरोध करेंगे। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी और जैसी विपक्ष की रणनीति थी, विपक्ष उसमें काफी हद तक कामयाब होता नजर आया। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो एनडीए गवर्नमेंट ने भी ये तय किया था कि विधेयक को वो पेश करेंगे, वो वही पेश करने में कामयाब रहे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर हंगामा कर रहा है। चाहे वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथी हों या इंडिया गठबंधन के बाहर वाले हों, किसी भी सांसद की बात की जाए तो उन्होंने बात की, लेकिन सत्ता पक्ष के सभी सांसद पुरजोर कोशिश में लगे थे कि इस विधेयक को किसी न किसी तरह से पास कराया जाए। तो अब
सवाल उठता है कि आखिरकार विपक्ष क्यों करा। विपक्ष कह रहा था कि सरकार असंवैधानिक तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक 1995 लेकर आई है और वो अपने मन मुताबिक चीजों को इसमें 44 संशोधन किए हैं। उन संशोधन के जरिए वो अपनी मंशा के अनुसार आगे वक्फ की जमीनों पर और वक्फ के प्रबंधन के साथ काम करना चाहती है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम उसको उचित प्रबंधन, उचित देखभाल और उसकी समुचित प्रबंधन क्षमता के मद्देनजर इसमें संशोधन कर रहे हैं ताकि इन सब चीजों को एक साथ एक पटल पर काम किया जा सके। लेकिन वही है, विपक्ष के हंगामे की लगातार सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह हंगामा होता रहा और विपक्ष मांग करता रहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, इस विधेयक को निरस्त किया जाए या फिर जेपीसी को भेजा जाए या फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, उसके बाद ही इसको पूर्ण अमल में लाने की तैयारी की जाए। जी निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, वक्फ विधेयक को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू रहा। वहीं बिनेश मामले पर भी पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें कि नेता सदन जेपी नड्डा ने इस मामले को लेकर अपनी बात रखी। और अब हम बात करेंगे अपनी अगली अहम खबर की, हुए आहत आसन छोड़ने की नौबत। नई लोकसभा के सांसदों के शपथ ग्रहण के दिन से लेकर बजट सत्र और आज के दिन तक विपक्षी सांसदों के हंगामे और आचरण से उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाराज हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भावुक होकर इतने नाराज हुए कि सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए। अपने संबोधन की शुरुआत में राज्यसभा में कुछ विपक्षी सांसदों के आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप कुछ समय के लिए आसन पर बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। बहरहाल दुखी मन से यह कहते हुए सभापति धनखड़ आसन से उठकर चले गए और फिर उपसभापति आपको बता दें हरिवंश ने सदन की कार्रवाई का संचालन किया। तो सदन की कार्रवाई में विपक्षी सांसदों के व्यवहार से आहत होकर राज्यसभा में जो जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। आपको बता दें कुर्सी छोड़कर वो निकल गए और उसके बाद उप सभापति ने सदन चलाया। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। तो सभापति जगदीप धनखड़ आहत नजर आए और उन्होंने कहा कि अपने आप को कुर्सी पर कुछ समय के लिए बैठने के लिए सक्षम महसूस नहीं कर रहा हूं। आपके व्यवहार से मैं इतना आहत हुआ हूं। अखिलेश जी हमारे साथ विशेष संवाददाता दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, सभापति जगदीप धनखड़ काफी आहत नजर आए। सांसदों के व्यवहार से वो इतने कुपित नजर आए कि उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के लिए कुर्सी पर अपने आप को बैठा रहा, मैं आपको बैठा नहीं रह सकता, और वो एक कहते हुए निकल गए वहां से। संसद में राज्यसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधायी कार्रवाई का कामकाज शून्यकाल के बाद शुरू करना चाहा, तो वैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट के प्रकरण का जुड़ा मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन राज्यसभा की तरफ से अनुमति न मिलने पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। इसी में सबसे तेज जो चिल्लाकर विरोध कर रहे थे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद डेरेक ओब्राउन ने उत्तेजित होकर इसका विरोध किया और उन्होंने कहा
कि विनेश फोगाट के जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए थी और पूरा विपक्ष एक धुन से मांग कर रहा था। इन तमाम चीजों के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर रहा था और उसको स्थायी कमेटी को भेजने की लगातार बात कर रहा था। इन तमाम लोगों को लेकर जब सभापति के निर्देश को विपक्ष के सांसद नहीं सुन रहे थे और लगातार सदन में हंगामा जारी था, तो इसी चीज को आहत होकर उन्होंने कहा कि मैं दुखी मन से इस आसन को छोड़ रहा हूं, जिसके प्रति सभी का सम्मान होना चाहिए, और उसके बाद उठकर चले गए। तो सभापति के जाने के बाद उप सभापति हरिवंश राय सिंह ने फिर इसकी कमान संभाली और उन्होंने सदन की कार्रवाई को आगे सुचारू रूप से बढ़ाया। लेकिन मुद्दा वही था कि वक्फ संशोधन बिल 1995 में संशोधन करना और पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को आयोग घोषित करने के मामले में विपक्ष ने फिर एक बार जोरदार हंगामा किया। लेकिन हंगामे के बीच में सदन रुका, सदन चला, इसी तरह से कार्रवाई चलती रही। लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि विनेश फोगाट के साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से जोरदार पक्ष उठाना चाहिए और सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष लगातार न्याय की मांग कर हंगामा सदन में करता रहा। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जोरदार हंगामा हुआ राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में, और राज्यसभा में सदस्यों के व्यवहार से आहत होकर सभापति जगदीप धनखड़ आहत नजर आए और वो अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। हालांकि उपसभापति ने बाद में सदन को आगे बढ़ाया। तो विपक्ष के सांसदों के व्यवहार से आहत होकर सभापति जगदीप धनखड़ काफी कुपित नजर आए। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर वो चले गए। और अब हम बात करेंगे हिजाब पर सवाल, बड़ा बवाल। कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की कुछ छात्राएं अचानक हिजाब पहनकर पहुंच गईं, जिसके बाद एक टीचर ने बिना यूनिफॉर्म क्लास में आने से उनको रोक दिया। जब मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा और उन्होंने छात्राओं को स्कूल ड्रेस पहनकर आने को कहा तो वो भड़क गई। छात्राओं ने हंगामा करते हुए कहा कि वो हिजाब पहनकर ही स्कूल आएंगे, नहीं तो हमारा नाम स्कूल से काट दिया जाए। छात्राओं के हंगामे के बाद प्रिंसिपल ने उनके अभिभावकों को बुलाया। आपको बता दें कि मामला कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज का है, जहां 12वीं की 5 छात्राएं अचानक हिजाब पहनकर पहुंच गई तो टीचर ने क्लास में आने से मना कर दिया। आपको बता दें इसकी जानकारी प्रिंसिपल सुधीर यादव को दी गई। जब प्रिंसिपल ने छात्राओं को इसके लिए मना किया तो उन्होंने ऐसा करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भड़कते हुए उन्होंने कहा कि वो हिजाब में ही स्कूल आएंगे। इस पर प्रिंसिपल ने छात्राओं के अभिभावकों को बुलाया और स्कूल में हिजाब के प्रतिबंध के बारे में बताया। प्रिंसिपल ने साफ किया कि सभी लड़कियों को एक ही ड्रेस में कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। प्रिंसिपल सुधीर यादव का कहना है कि बच्चों के परिजनों को समझाया गया है, नया नाम आपको बता दें, नया नियम नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि लड़कियां पहले से ही ड्रेस में आ रही थी, पर अब इस पर उनके परिजन मान गए हैं। जो लड़कियां हिजाब पहनकर आई थी अब वो ड्रेस में आती हैं। तो एक बार फिर से नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कई जगह से इस तरीके के विवाद हालांकि खड़े करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो विवाद हालांकि आगे नहीं बढ़े। कानपुर में भी इस तरीके की ये घटना सामने आई। बच्चियों का जो हिजाब से संबंधित कोई मामला नहीं है, वो जो है बच्चियां सर पे उस टाइप का वो कपड़ा जो है बांध के आ रही थी। तो महिला शिक्षक हमारी हैं जो डिसिप्लिन देखती हैं, उन्होंने इसको मना किया कि सभी बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही आपको आना है, क्योंकि विद्यालय में छात्र धर्म है, यहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कपड़ा नहीं पहनना है। एक यूनिफॉर्म आइडियल यूनिफॉर्म बनी हुई है, उस आइडियल यूनिफॉर्म में ही आना है। तो बच्चे हैं, उन्होंने थोड़ा सा हो सकता है उनसे कुछ कहा हो, विरोध किया हो कि नहीं हम ऐसे ही पहन के आएंगे। तो टीचर हमारे पास लाए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर हम विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे और हम अपने हिसाब से ही आएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उनके गार्जियंस को बुलाया, उनके गार्जियंस बुला के समझाया, तो उनके गार्जियंस ने ये बात स्वीकार करी कि नई बच्चियों से ये जो भूल हुई है तो इसको हम सुधार करेंगे और डेली विद्यालय जो है उसी परिधान में आएंगे जिस परिधान में विद्यालय बच्चों को आना चाहिए। तो अगले दिन से बच्चे उसी परिधान में आ रहे हैं और ऐसी कोई बात है नहीं।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, कानपुर में इस तरीके का मामला देखने को मिला है जहां स्कूल में 5 बच्चियां हिजाब पहनकर आई और उन्होंने कहा कि हम स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला हमें बता दिया कि बिल्डौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुछ छात्र जो आज हिजाब पहन के आए थे, जिसको लेकर वहां के प्रिंसिपल और वहां के टीचर जो हैं हिजाब पहनने कॉलेज से छात्राएं से कहने की आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते हैं, बिना आपके आप जो ड्रेस जो है आकर ड्रेस कोड है उसी हिजाब कॉलेज के अंदर आए, अन्यथा हिजाब पहनकर आएंगे तो आपको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। जी शहनवाज, स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है और सभी को उसको फॉलो करना होता है। आखिर इस तरीके की विवाद पैदा करने की जरूरत क्या है? सभी के लिए ये नियम होता है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के लिए ड्रेस कोड नहीं होता है। सभी के लिए विद्यालय में सभी बच्चे एक वेशभूषा में दिखें, उनमें कोई अंतर पैदा ना हो, इस तरीके इसलिए ड्रेस कोड बनाए जाते हैं। उसके बाद इस तरीके के विवाद पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि देखिए हर स्कूल की मान्यता जो होती है अलग होती है, मगर जो और जो धर्म के जो स्कूल के बच्चे होते हैं वहाँ पर हिजाब की कुछ मान्यता जो होती है, वो भी कहा जाता है कि अगर हिजाब पहन के यहाँ पर आना है, कहीं ना कहीं स्कूल में हिजाब की पहनने की इजाजत नहीं कर दी जाती। इसको लेकर प्रिंसिपल ने आज इसका विरोध किया। विरोध करने पर छात्रों को नारेबाजी करते हुए इसका स्कूल के अंदर इन्होंने जमकर हंगामा काटा। जी निश्चित रूप से शहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कानपुर में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राएं, उनको प्रिंसिपल के द्वारा नसीहत दी गई, लेकिन उनके ना मानने पर अभिभावकों को प्रिंसिपल द्वारा बुलाया गया। हालांकि अभिभावकों को बात समझ में आई और उन्होंने बच्चियों की गलती माना। और यहाँ एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पेंशन पर सुनवाई होगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं पेंशन पर सुनवाई होगी कार्रवाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की पेंशन संबंधी शिकायतों की याचिका पर सुनवाई की है। आपको बता दें, इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से इस मामले को जल्द सुलझाने को कहा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिला न्यायपालिका के बतौर संरक्षक होने के नाते अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से अपील करते हैं कि इस मामले में न्याय मित्र के साथ बैठकर मुद्दे का हल निकालें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पेंशन के कई मामले काफी गंभीर हैं। कैंसर से जूझ रहे एक जिला जज का उदाहरण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई जिला न्यायाधीशों ने याचिका दायर कर पेंशन संबंधी शिकायतों को उठाया है। मामले पर सुनवाई कर रही पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि जिला जज को सिर्फ 15,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। जिला जज से आमतौर पर जज पदोन्नति होकर उच्च न्यायालय आते हैं, लेकिन वो भी 56-57 साल की उम्र में आते हैं और तब उन्हें 30,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। तो पेंशन के मुद्दे को उठाया गया, जल्द समाधान निकले। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ये मामला उठाया गया। 27 अगस्त को इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। तो जिला न्यायाधीशों की पेंशन का ये मुद्दा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीशों के संरक्षक होने के नाते इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और अब हम बात करेंगे राहें जुदा, कुश्ती को अलविदा। भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। बुधवार को उन्हें महिलाओं की 55 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से, आपको बता दें 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बाहर कर दिया गया था। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। माना जा रहा था कि विनेश का पदक पक्का हो गया है, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। वह सिर्फ कुश्ती के मैट पर नहीं बल्कि निजी जीवन में भी एक योद्धा रही हैं। पिछले 1-1.5 साल में विनेश का नाम काफी चर्चा में रहा है। सिर्फ पदक जीतने के मामले में नहीं बल्कि विवादों से भी उनका नाता रहा है। वहीं उनके इस फैसले पर उनके चाचा और कोच महावीर फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि विनेश के पेरिस से लौटने के बाद वह उन्हें अगले ओलंपिक के लिए मनाएंगे। तो विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरा देश जहां दुखी नजर आया, पूरा देश एक मेडल की आस लगाए बैठा था और विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरे देश की जो उम्मीदें हैं वो टूट गई।
और अपनी अगली रिपोर्ट की हम बात करेंगे मानसूनी कहर, पानी पानी शहर। मानसून के कहर से इस वक्त हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। केरल के वायनाड से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक सभी इससे जलमग्न नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। इससे आसपास के कई गांवों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों से बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद स्थिति काफी खराब हो गई है। संगम के सटे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात यह है कि सड़कों पर तराई इलाकों में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन करने को मजबूर हैं। प्रयागराज में रह रहे पढ़ने वाले छात्रों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नागवासुकी मंदिर से लेकर लेटे हनुमान जी के मंदिर तक पानी भर गया। ऐसे में लोगों को अंतिम संस्कार करने में भी काफी परेशानी हो रही है। लोग सड़कों पर शव जलाने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है, साथ ही सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। साथ ही पर्यटकों की संख्या अब न के बराबर है। ऐसे में पर्यटकों को नाव पर सैर करा के जीवन यापन करने वाले 3000 नाविकों को भी आर्थिक नुकसान हुआ है और उनको जीवन यापन करना अब मुश्किल हो रहा है। तो ये प्रयागराज की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से और बांधों से पानी छोड़े जाने से लगातार स्थितियां जो हैं वो खराब हो रही हैं और इसका खामियाजा जनपद की जनता को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, सड़कों पर आप देख सकते हैं सड़कें तालाब बनी हुई हैं। लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। का मुख्य मार्ग है और इससे कम से कम 10-20 हजार लोगों का आना जाना रहता है दिन भर में। तो और दर्जनों गांव हैं जिससे पानी बढ़ने के बाढ़ के कारण ये पूरा आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को बहुत ही समस्याओं को झेलना पड़ता है। बिजली की व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं, हाँ, जिससे मोबाइल सेवाएं भी लोगों नहीं चार्ज कर पाते हैं। लगभग दर्जनों गांव पड़ते हैं। ये झोसी का गारापुर मुख्य मार्ग है और स्कूल से लेके लाइट तक यहाँ पे बंद हो जाएंगे। भी ये जलस्तर बढ़ता जाता है और सरकार को चाहिए कि कुछ यहाँ पे बोट से लेके सारा चीज उपलब्ध कराएं। तो गांव से लेकर शहर तक मानसूनी आफत से सब परेशान नजर आ रहे हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।